हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है, लेकिन आगे भी लेकर आता रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में आपको जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको किसी भी तरीके से बस हम दूर कर दें। तो इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को हम दूर करने के लिए लेकर आए हैं आपके लिए बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए मिल रही हैं। जितनी भी क्लासेस है सभी के लिए मिल रही हैं और सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। अब ये बुक्स आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन इसको हमने और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कि आपकी पढ़ाई आपको और थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ कम कर दें, उसके लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। अब ये कैटेगरीज़ कैसे, जैसे कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। अब हिंदी में हम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक्सप्लेनेशन किया, तो वो हमारी हो गई थ्योरी। तो उसी तरीके से हमारी एक बुक रहेगी थ्योरी बुक हमारे, जिसमें सभी चैप्टर्स की थ्योरी रहेगी। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं, तो एक बुक हमारी सॉल्यूशन बुक हो गई। फिर हमने एमसीक्यूज़ किए, तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज़ बुक हो गई। हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, सैम्पल पेपर बुक हो गई। तो इसी तरीके से हमारी कई अलग अलग कैटेगरीज़ की बुक आपके लिए रेडी है। इन बुक्स को प्राप्त आप कैसे कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, तो इनके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए और फिल करके सबमिट करिए। तो जल्द ही हमारे जो टीम मेंबर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे इस बुक के लिए। तो ये तो हो गई आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ताकि आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत आसान कर सकें। आते हैं आज के वीडियो पे। जैसे आज का वीडियो आप देख रहे हैं कि हम मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर के पीडीएफ आपको पहले मिल जाते हैं, उनको आप सॉल्व करके रख लिया करिए। मतलब पीडीएफ में आपके साथ हर चैप्टर का हम अलग अलग लेकर आ रहे हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स के अलग अलग टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई टेस्ट पेपर क्यों? सिर्फ एग्ज़ाम्स नहीं होते, हमारे इंटरनल टेस्ट होते हैं, रिवीजन होते हैं, एफए होते रहते हैं, बहुत तरीके के एग्ज़ाम्स हमारे होते रहते हैं। तो उस दौरान हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। तो अब इसीलिए हम अलग अलग चैप्टर्स का लेकर आए हैं, ताकि जो भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम या टेस्ट में आ रहे हैं उनके आप प्रिपरेशन कर सकें। तो बस आप जो भी, मान लीजिए 2 चैप्टर आ रहे हैं तो 2 चैप्टर के आपने टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए अगर, तो आप इजीली से आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, अब जैसे आपको पीडीएफ पहले मिल चुका है, जो आज हम कराएंगे इसका पीडीएफ आपको पहले मिल चुका है, तो पीडीएफ आप अपना पूरा रेडी, आपको पढ़ के जल्दी से सारे आंसर सॉल्व करके रखने हैं। इनको सॉल्व करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम हो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, फटाफट हम इसको सॉल्व करके रख लेंगे। अब हम सॉल्व तो कर चुके हैं, लेकिन आज हम कौन सा टेस्ट पेपर लेकर आए हैं ये भी तो हमें बताना है। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि कौन सी क्लास है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि हिंदी है, तो क्लास हम देख लेते हैं। आज की क्लास है हमारी 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। इसका गद्य खंड है। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त थी, तो आज हम जो है गद्य खंड का अध्याय करा रहे हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया है, एमसीक्यूज कर लिए हैं, हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया है। जब हमने पूरी तरीके से अपने चैप्टर रेडी कर लिए हैं तो फटाफट एक टेस्ट है ना। तो चलिए, ये है हमारा मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर। तो इसमें हमने आपको 2 तरीके से प्रश्न दिए थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के। तो सब्जेक्टिव में हमारे क्या है, गद्यांश आधारित प्रश्न है, और फिर उसके बाद हमारे सब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे गद्यांश आधारित है। तो सबसे पहला जो गद्यांश हमारा आ रहा है, कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की नींद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। यानी कि बच्चे जैसे होते हैं ना, बच्चों की नींद का तात्पर्य आप जानते हो क्या, तो बच्चों की नींद बहुत कच्ची होती है, तो उसी तरीके से उन्हें जगाना बहुत आसान होता है। तो बच्चों की नींद से तात्पर्य होता है कि बहुत आसानी से उन जहाज़ों को उठाकर उसने 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर।
टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल ही नहीं हो सके। तो किस तरीके से जब समंदर को गुस्सा आया, क्योंकि हम उसकी ज़मीन को हत्या रहे थे, तो गुस्सा आया, बहुत बहुत उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अंत में जब गुस्सा आया तो बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उन जहाज़ों को उठाकर फेंक दिया। और फेंकने के बाद में उनका ऐसा हाल हुआ कि वो दोबारा किसी काम के नहीं रहे। तो अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डरों ने किसे पीछे धकेल दिया? मनुष्य को, समुद्र को, जमीन को या प्रकृति को? तो किसको पीछे ढकेला था? वो था हमारा समुद्र, उसको पीछे ढकेला था। समुद्र के सिमटते जाने का क्या कारण है? क्या कारण है? पानी की कमी होना, समुद्र के किनारे बिल्डरों द्वारा नई इमारतों का निर्माण करना, समुद्र के किनारों को पानी ना मिल पाना, जमीन का अतिक्रमण करना। तो क्या कारण था कि समुद्र सिमटता जा रहा था? कारण था समुद्र के किनारे बिल्डरों द्वारा नई इमारतों का निर्माण करना। वो नई नई इमारतें बना रहे थे और उसके लिए उन्हें जमीन चाहिए थी, तो वो समुद्र की जमीन को धीरे धीरे हथियाते जा रहे थे। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी। पंक्ति में उसने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, इसका क्या तात्पर्य था? उसने किसके लिए है? हमने समुद्र के लिए इस्तेमाल किया है। तो लेखक के लिए, समुद्र के लिए, बच्चे के लिए, सैलानी के लिए। तो सही क्या था? वो था समुद्र के लिए। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ये पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? जो जितना बड़ा होगा उसे कम गुस्सा आता है। ये पंक्ति किस संदर्भ में उन्होंने बोली है? सहनशीलता के, प्रेम के, अपनत्व के या अभिमान के? तो जो जितना बड़ा होगा उसे गुस्सा कम आएगा। तो ये हमारा जो स्वभाव होता है वो होता है सहनशीलता, यानी कि पेशेंस। बड़े लोगों के पास पेशेंस बहुत होता है। समुद्र ने अपने गुस्से को किस प्रकार प्रकट किया? उसने अपना गुस्सा किस प्रकार प्रकट किया? सुनामी के माध्यम से, बड़े बड़े जहाजों को उठाकर पटकने के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से या उपरोक्त सभी? तो उसने किसके माध्यम से व्यक्त किया था? वो था बड़े बड़े जहाजों को उठाकर उसने पटक दिया था। 3 दिशाओं में फेंका था ना, तो वो क्या था? बड़े बड़े जहाजों को उठाकर पटका था। अब आते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश भी ध्यान से पढ़ेंगे। वे दिन में कई कई बार आते जाते और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते। इस रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। किस तरीके से लेखक जहाँ रहते थे उनके घर की बालकनी में कबूतरों ने जो डेरा बनाया था वो उनके घर के अंदर भी आ जाते थे और सामान बिखराते थे, उनकी किताबों को डैमेज करते थे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों से दुखी होकर उनकी वाइफ ने क्या किया? बालकनी में जाली लगा दी ताकि वो कबूतर अंदर ना आ सके। और कैसे जो है उसके बाद वो दोनों कबूतर निराश होकर बैठ के देखते रहते थे। अब इस पर प्रश्न क्या है? कबूतरों से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने क्या किया? उनके आने का रास्ता बंद कर दिया, खिड़की में जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया, उपरोक्त सभी। तो ये काम उन्होंने सारे ही किए थे, इसलिए सही हमारा होगा उपरोक्त सभी। कबूतर लेखक के घर में दिन में कई बार आते जाते रहते थे। क्यों आते थे? वो किस लिए आते थे? लेखक से घनिष्ठ प्रेम के कारण, अपने अंडों के कारण, लेखक की माता के स्नेह के कारण, अपने अधिकार के कारण। तो वो कई बार आते थे, इसका कारण था अपने अंडों के कारण, क्योंकि उन्होंने वहां घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में उनके अंडे थे, इसलिए वो कई बार आना जाना किया करते थे। लेखक व उनकी पत्नी को कबूतरों का आना जाना अच्छा क्यों नहीं लगता था? वो बार बार आते जाते थे तो लेखक की पत्नी को क्यों नहीं अच्छा लगता था? कबूतर उनका नुकसान करते थे, कबूतर के प्रति उनमें घृणा का भाव था, वे कबूतर से डरते थे। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही कारण क्या था? कबूतर जो है उनका नुकसान करते थे, सामानों को गिरा देते थे, उनकी बुक्स को डैमेज करते थे, इसलिए। कबूतरों के आने से लेखक को क्या नुकसान झेलना पड़ता था? अब जब कबूतर आते थे तो हमारे लेखक को क्या नुकसान झेलना पड़ता था? पुस्तकालय की किताबें गंदी हो गई, चीजें गिरकर टूट गई, का खा दोनों या भोजन खा जाते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? का और खा दोनों ही काम होते थे।
परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने क्या उपाय किया? अब ये सारी परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने क्या किया था? कबूतर के बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, खिड़की पर जाली लगवा दी। का खा दोनों या कबूतरों के बच्चों को दूसरे स्थान पर रख दिया। तो सही क्या था हमारा? का और खा दोनों। अब आप बोलोगे तो यहाँ पर जैसे दिया कबूतर के बच्चों को दूसरे स्थान पर रख दिया, ये और ये दोनों एक ही था, लेकिन गद्यांश में ये लाइन पूरी एज इट इज लिखी थी, इसलिए हमने इसको सही माना, इसको सही नहीं माना, जबकि दोनों ही का मतलब सेम ही है। चलिए अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश। क्या दिया है? ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। किसके मतलब? माँ के हाथ से गिर के टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, कि मतलब ये जो गलती हुई है इससे हम माफी पा सके, इसके लिए उन्होंने रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। मतलब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, अब उनसे ये गलती हुई थी तो इसके लिए वो नमाज पढ़कर सिर्फ ये दुआ करती रही कि बस किसी तरह मुझे इस गुनाह की माफ़ी दे दीजिए। अब इस पर हमारे पास प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है? अब ये पाठ कौन सा है और उसके लेखक कौन है? तो पाठ तो हमें पता है, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, और इसके जो लेखक है वो है निदा फाजली जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लेखक की माँ ने रोजा क्यों रखा था? कबूतर का अंडा तोड़ने के गुनाह की माफ़ी के लिए, रमज़ान के पवित्र महीने के लिए, अपने बेटे की सलामती के लिए, या मन की शांति के लिए? तो क्यों रखा था उन्होंने? कबूतर का अंडा तोड़ने के गुनाह की माफ़ी के लिए रखा था। नेक्स्ट है, रोजे के दौरान लेखक की माँ क्या करती रही? खाती पीती रही, सिर्फ रोती रही, दान करती रही, या घर का काम करती रही? वो क्या करती रही? सिर्फ रोती रही थी। लेखक की मां से कबूतर का अंडा टूट जाने पर उसकी मनः स्थिति कैसी थी? जब उनके से अंडा टूट गया तो उनके मन की स्थिति किस प्रकार थी? यह मन ही मन अत्यंत दुखी थी, वह सहज एवं गंभीर थी, वह धार्मिक मान्यताओं के प्रति उदासीन थी, वह अत्यंत दुखी थी। तो लेखक की मां से जब कबूतर का अंडा टूट गया तो उनकी मनः स्थिति क्या थी? वह मन ही मन अत्यंत दुखी थी। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है? अब ये गद्यांश हमें जो हमने अभी पढ़ा है, इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है? ऑप्शन है, हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा, हमें पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। का खा दोनों, हमें रोजा रखना चाहिए। तो हमें जो संदेश मिल रहा है वो हमें क्या है? हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जितना भी है, ये प्रकृति, ये जितने पक्षी हैं, जंतु हैं, इनकी वजह से चल रहा है, तो हमें इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पशु पक्षियों के प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि उनकी हमें मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पे का खा दोनों सही है, तो हम गा पे ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए, अब हमारा गद्यांश आधारित प्रश्न समाप्त हो गए। अब हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है? हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम वर्णात्मक तौर पे देंगे। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी बात है, आपके लिखने के तरीके और मेरे लिखने के तरीके में फ़र्क होता है। हम ये नहीं कहते कि जैसे एज इट इज़ हम आंसर दे रहे हैं वैसे ही दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन साथ ही कोशिश कीजिएगा कि वर्डिंग को हैवी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न है हमारा सब्जेक्टिव का पहला, और प्रश्न पत्र का 16वां प्रश्न है, धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? किसने दिए थे धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर?
धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर विज्ञान और धार्मिक ग्रंथ देते हैं। हम जितना विज्ञान पढ़ेंगे या अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं से मिल जाते हैं, लेकिन इनके उत्तर देने की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। विज्ञान जहां और तर्क के आधार पर धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है, वहीं धार्मिक ग्रंथ के प्रश्नों के उत्तर का आधार धर्म विशेष रहता है। तो विज्ञान क्या है, तर्क के आधार पर देता है, ये ऐसा है तो क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है, हमें ये तर्कों के उत्तर मिलते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में जब हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वहां पर हमें धर्म बेस्ड मिलते हैं, यानी कि किसी ईश्वर के द्वारा कोई कार्य किया गया तो वो सारी चीजें घटित हुई, इस आधार पर हमें धार्मिक ग्रंथों में उत्तर मिलते हैं। लेकिन इन दोनों ही जगह हमें अपनी धरती से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र कैसे सिमटते जा रहे हैं? हम समेट रहे हैं ना, हम नई इमारतों को बनाने के लिए हम समुद्र के एरिया को भी अपने में मिलाते जा रहे हैं, तो इससे समुद्र का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी के कारण कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उनकी जमीन को हथिया रहे हैं, उन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, इस प्रकार समुद्र समेटते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, कथन का आशय स्पष्ट करिए। किस तरीके से नूह जो है वो क्या कहते हैं, कुत्ते को धिक्कारते हैं तो वो कुत्ता इस बात को बोलता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का आश्रय हुआ कि यहाँ पर इस जहान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सभी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आज हम जिस भी योनि में हैं, ये योनि में हमें जन्म लेने का जो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की मर्जी से प्राप्त हुआ है। हमारे कर्मों के द्वारा ही ईश्वर ने हमें इस योनि में जन्म लेने के लिए दिया है। प्रस्तुत कथन का आश्रय है कि हर जीव में ईश्वर का निवास है, प्रत्येक जीव को ईश्वर ने ही बनाया है, किसी को उसने कुत्ता बना दिया और किसी को इंसान। कर्मों एवं आचरण से ही जीवों की असली पहचान होती है। एक कुत्ता होते हुए भी कभी आप बहुत जगह देखते होंगे कि वो कितना धार्मिक है, लेकिन इंसान भी कई जगह मनुष्य योनि में होता हुआ भी नास्तिक है। तो योनि में आना कौन से में है ये डिपेंड नहीं करता, कि आपका कर्म और आपके व्यवहार कैसे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे कह सकते हैं कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के लेखक की माँ के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भरा था? तो ये हम कैसे बोल सकते हैं, एक वक्तव्य हमने पाठ में पढ़ा था कि किस तरीके से उनके हाथों से एक कबूतर के अंडे को बचा रही थी वो, लेकिन उनका वो अंडा टूट जाता है और जिससे वो इतना दुखित होती हैं कि पूरे दिन का वो रोज़ा रखती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, पूरा दिन नमाज पढ़ती हैं और सिर्फ ईश्वर से अपने इस गुनाह की माफ़ी के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो पशु पक्षियों के प्रति कितना संवेदनशील भाव रखती हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के लेखक की माँ के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भरा था, इसीलिए वह कबूतरों को सताने से सभी को मना करती थी, मुर्गे को परेशान करने से रोकती थी, कबूतर का अंडा असावधानी से टूट जाने के कारण अपने गुनाह को माफ कराने के लिए पूरा दिन रोजा रखती थी, यहाँ तक कि शाम के समय पेड़ों को सताने तथा फूल तोड़ने से भी सभी को मना करती थी। देखिए हम लोग की मम्मियाँ भी मना करती हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तो पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ो, फूल नहीं तोड़ो, किसी नदी या दरिया के पास जाओ तो उन्हें प्रणाम करो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन अगर संभव है तो इस प्रकृति के कारण ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे क्योंकि उनकी जो बालकनी थी उसमें उन्होंने कबूतरों ने घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए हुए थे, लेकिन वो बहुत अंदर आते थे, तोड़फोड़ मचाते थे। तो उनकी पत्नी ने क्या किया था, उनका घोंसला वहाँ बालकनी से हटाकर दूसरी जगह रख दिया और बालकनी में जो है जाली लगवा दी जिससे कबूतर अंदर ना आ सके। इस वजह से वो दोनों उदास होकर खिड़की के बाहर बैठे थे। तो क्या था, लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था जिससे परिवार वालों को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए लेखक की पत्नी ने खिड़की पर जाली लगवा दी जिससे कबूतर अंदर नहीं आ पा रहे थे। इसी कारण दोनों कबूतर खिड़की के बाहर उदास बैठे हुए थे कि वो अंदर नहीं आ पा रहे थे और वो उदास थे।
तो इस तरीके से हमने फटाफट अपना ये टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया। देखिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को हम सावधानी से पढ़ें और उसका उत्तर दें, तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी सभी कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन बुक्स को हमने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करी हैं, मतलब इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि आपके लिए पढ़ाई और आसान हो जाए। ये कैटेगरीज जैसे हम MCQs पढ़ते हैं तो एक बुक हमारी MCQs बुक हो जाती है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने जो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया तो एक बुक हमारी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक आपके लिए रेडी है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके सबमिट कीजिए। जल्दी हमारा टीम मेंबर आपसे बुक के लिए कांटेक्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।